हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस एटीएस, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूं आइसोमेरिज्म। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है आइसोमेरिज्म, उसको पूरी तरह से डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके वीडियो में। पहले वीडियो में शुरू करता हूं स्टार्ट से। आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना और प्रोसेस है जिसे एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला से मोर देन वन कंपाउंड पॉसिबल होता है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना और प्रोसेस है जिसमें एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला से मोर देन वन कंपाउंड पॉसिबल होता है। एज फॉर एग्जांपल, जो एक एक करके मैं आगे बताऊंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमारा यह C3H6O एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से यह कंपाउंड भी हो सकता है एल्डिहाइड CH3CH2CHO एल्डिहाइड, और इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का भी कंपाउंड हो सकता है CH3COCH3। तो आप देख रहे हो दोनों ही कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग है। तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, राइट। तो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन हुआ कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है बट कंपाउंड्स अलग अलग होता है। अब आइसोमेरिज्म का दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक को बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरे को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म क्या है उसको तो आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं फोकस किया हूं और डिस्कस करूंगा अपने इस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पे। मींस स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या है? तो नेम से क्लियर है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जहां पे आइसोमर्स के मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कनेक्टिविटी, कनेक्शन। जैसे आप देख लो यहां पे इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो कार्बन है, मींस यह फंक्शनल कार्बन जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उस कार्बन में हाइड्रोजन कनेक्टेड है। जबकि इस कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, मींस बॉन्ड बदल गया। तो बॉन्ड बदलने का मतलब होता है स्ट्रक्चर बदल गया। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जहां पे मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स अलग अलग रहेंगे, और इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कनेक्टिविटी से, बॉन्ड से, कनेक्शन से। मींस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर बदल जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म, जिसको मैं पढ़ाऊंगा अभी। फिर है पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारे चेन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है। फिर है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, फिर भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में होता है टॉटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेन और नीट एग्जाम, मींस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा टॉटोमेरिज्म। इसलिए टॉटोमेरिज्म के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बना चुका हूं। तो टॉटोमेरिज्म पे आपको सेपरेटली पूरा 4 आवर्स का वीडियो इसमें लगता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका बना हुआ आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन इसको छोड़ के जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है उस सबको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। एक एक करके आपको बताऊंगा क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म और क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, सब कुछ। तो आप देखिए चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। नेम से क्लियर है, चेन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जहां पे आइसोमर्स का पैर मींस मोलिक आइसोमर अगर है तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना ही होना है। बट चेन आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है बट पैरेंट चेन अलग अलग रहता है। मींस हमारे आइसोमर्स के पैरेंट चेन अलग होगा। एज फॉर एग्जांपल, मैं एक मोलिकुलर फॉर्मूला ले रहा हूं C6H14, ये अल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स को किसके इस मोलिकुलर फॉर्मूला वाले कुछ कंपाउंड्स में लिख रहा हूं, आप गौर से देखो। एक ये हुआ, दूसरा तीसरा कंपाउंड यह हुआ, फोर्थ,
फिफ्थ, अब देखो ये ऑल 5 जो कंपाउंड्स है वो सबका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14 ही है, मींस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल आर आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर होने के लिए कंडीशन यह होता है कि पेरेंट चेन अलग अलग होना चाहिए। ये जो आइसोमर कंपाउंड है इसके पेरेंट चेन में पीसी में 6 कार्बन है, इसके पीसी में 5 कार्बन है। तो देख लो दोनों का पीसी बदल गया, पेरेंट चेन बदल गया, पेरेंट चेन बदल गया लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड आर चेन आइसोमर। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को देखो, इसके पीसी में 4 कार्बन है, पीसी बदल गया, तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या हो गया, चेन आइसोमर। आप फर्स्ट और फोर्थ को देखो, इसमें की पीसी में 5 कार्बन है, इसके पीसी में 6 कार्बन है, फर्स्ट और 4 भी चेन आइसोमर हो गया। फर्स्ट और 5 को देखो, इसके पीसी में कितना है 4 कार्बन है, ये भी चेंज हो गया, हमारा में पीसी चेंज हो गया, इसलिए फर्स्ट और 5 भी आपस में चेन आइसोमर है, राइट। सेकेंड और थर्ड भी आपस में चेन आइसोमर है कि दोनों के पीसी बदल गया, इसके पीसी में कार्बन का नंबर है 5, इसके पीसी में कार्बन का नंबर है 4। यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड और फोर्थ जो हमारा है वो भी आपस में चेन आइसोमर है, दोनों का पीसी बदल गया। लेकिन सेकेंड और 4 आपस में चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि इसके पीसी में 5 कार्बन और इसके पीसी में 5 कार्बन है। जब पीसी में कार्बन का नंबर सेम हो गया तो कभी भी आइसोमर और चेन आइसोमर नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पे हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट एंड 5, ये सब के सब चेन आइसोमर है। फिर सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड 4 नहीं, सेकेंड एंड 5 हमारा थर्ड एंड 4, थर्ड एंड 5 ये सब हमारा चेन आइसोमर है। 4 एंड 5 भी चेन आइसोमर है, ये सब के सब हमारा चेन आइसोमर है। लेकिन सेकेंड और 4 आपस में चेन आइसोमर नहीं है। सेकेंड और 4 चेन आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का पीसी के में कार्बन का नंबर क्या है, सेम है। इसके पीसी में 5 कार्बन है और इसके पीसी में 5 कार्बन है, इसलिए जब पेरेंट चेन सेम हो गया तो आपस में चेन आइसोमर नहीं हो सकता है। ओके, तो यह हमारा हुआ चेन आइसोमर का आइडेंटिफिकेशन। अब है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, तो नेम से क्लियर है, एक ऐसा आइसोमर जहां पे पोजीशन का डिफरेंस होगा। तो पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए डेफिनेशन होता है, इन दिस केस आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज पेरेंट चेन, ओनली डिफरेंस इन पोजीशन पे पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। मींस पोजीशन आइसोमर में होता क्या है कि आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता ही है, साथ में उनकी पेरेंट चेन भी सेम रहता है, ओनली ए पर्टिकुलर ग्रुप का पोजीशन अलग अलग आइसोमर में अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं पोजीशन आइसोमर। जैसे यही एग्जांपल जो मैं लिया हूं, जो चेन आइसोमर के लिया था, सेम एग्जांपल इसके लिए भी है। अब यहां पर आप सब देख रहे हो जिसका पेरेंट चेन बदल गया वो कभी भी आपस में चेन पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकता है। पोजीशन आइसोमर होने के लिए जरूरी है कि पहले पेरेंट चेन क्या हो, सेम हो। तो ये हमारा सेकेंड है और 4 है, फोर्थ एंड सेकेंड का पेरेंट चेन सेम है, दोनों के पीसी में 5 कार्बन है। तो यहाँ पे जब पेरेंट चेन सेम हो गया तो डिफरेंस कहां पे आएगा, देख लो एक पर्टिकुलर ग्रुप के पोजीशन में। यहाँ पे इस आइसोमर में मिथाइल 2 पे लगा हुआ है 1 2, और यहाँ पे मिथाइल कहां लगा हुआ है 1 2 3 पोजीशन पे लगा हुआ है। मींस एक पर्टिकुलर ग्रुप का पोजीशन अलग अलग आइसोमर में अलग अलग हो गया, इसलिए इस तरह के आइसोमरिज्म को बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। सो हमारा सेकेंड एंड 4 आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। तो इस तरीका से पोजीशन और चेन आइसोमर में यही फर्क होता है, आप दिमाग में रखना होगा, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि चेन आइसोमर का पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए, चेन आइसोमर का पेरेंट चेन डिफरेंट होना जरूरी है, जबकि पोजीशन आइसोमर्स में
पैरेंट चेन का सेम होना जरूरी है और एक पर्टिकुलर ग्रुप का पोजीशन दोनों आइसोमर में अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हम लोग का अगला टॉपिक है रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म चेन आइसोमरिज्म का ही एक पार्ट होता है। कई सारे ऑथर तो और कई सारे बुक्स में भी रिंग चेन आइसोमरिज्म को चेन आइसोमरिज्म के साथ ही कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन रिंग चेन आइसोमरिज्म एक सेपरेट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। रिंग चेन आइसोमरिज्म होता क्या है, नेम से क्लियर है। एक ऐसा चेन आइसोमरिज्म, चेन वर्ड आगे इसका मतलब पैरेंट चेन तो पक्का डिफर करेगा, लेकिन एक ऐसा चेन आइसोमरिज्म जिसके अंदर रिंग भी इन्वॉल्व हो, ऐसा चेन आइसोमरिज्म जहां पे रिंग इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म एक ऐसा चेन आइसोमरिज्म है जहां पे एटलीस्ट वन आइसोमर को रिंग के फॉर्म में होना पड़ता है। मींस रिंग चेन आइसोमरिज्म इज a special case of chain isomerism where at least one isomer must be in cyclic form or ring form, right? तो रिंग चेन आइसोमरिज्म हमारा चेन आइसोमरिज्म का ही एक पार्ट होता है। अब गौर से देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूं C4H8, यह एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। इस मोलिकुलर, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको किसी मोलिकुलर फॉर्मूला को देखकर कैसे आप डायग्नोसिस करोगे कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कौन कौन से स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो सकता है, आगे बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं डायरेक्टली कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप देखो। ये चार स्ट्रक्चर है, ऑल फोर स्ट्रक्चर्स आर दिस मोलिकुलर फॉर्मूला, मींस इसी मोलिकुलर फॉर्मूला के चारों स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिंग चेन आइसोमरिज्म यहां पे कैसे हो रहा है। आप गौर से देखो, फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट और सेकंड का पैरेंट चेन सेम है, क्योंकि इसके पैरेंट चेन पे, क्योंकि अल्कीन का पीसी क्या होता है, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके जो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन वो पीसी होता है। तो दोनों ही का पीसी सेम हो गया, दोनों के पीसी में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड कभी भी न चेन आइसोमर हो सकता है न रिंग चेन आइसोमर हो सकता है, क्योंकि दोनों का पीसी सेम है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो सकता है, तो पोजीशन आइसोमर हो सकता है, क्योंकि यहां पे देख रहे हो डबल बॉन्ड तुम्हारा 1 to 2 पोजीशन पे है और इस आइसोमर डबल बॉन्ड तुम्हारा 1 पोजीशन पे है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है दोनों आइसोमर में। दैट्स व्हाई फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर, नॉट चेन आइसोमर। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन चेन आइसोमर का नहीं है। कोई अगर चेन आइसोमर नहीं है तो रिंग चेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिंग चेन तो चेन आइसोमरिज्म का एक स्पेशल केस होता है। अब यहां पे आइए, अब फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट और थर्ड आपस में रिंग चेन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों का पीसी बदल गया, इसका पीसी ओपन चेन है और इसका पीसी साइकिल है। और मैं बताया हूं कि रिंग चेन आइसोमरिज्म वह चेन आइसोमरिज्म है जहां पे कम से कम एक आइसोमर को रिंग के फॉर्म में रहना पड़ता है। तो देख लो, फर्स्ट हमारा ओपन चेन है और थर्ड हमारा रिंग के फॉर्म में है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड आपस में रिंग चेन आइसोमर हुआ। फर्स्ट और फोर भी आपस में रिंग चेन आइसोमर हुआ, क्योंकि ओपन चेन है, यस, रिंग के फॉर्म में। सेकेंड और थर्ड भी आपस में रिंग चेन आइसोमर हुआ, सेकेंड और फोर्थ भी आपस में रिंग चेन आइसोमर हुआ, थर्ड और फोर्थ भी आपस में रिंग चेन आइसोमर हुआ, क्योंकि दोनों ही रिंग के फॉर्म में है, लेकिन दोनों का पीसी अलग अलग है, इसलिए दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर हुआ। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म में दोनों आइसोमर रिंग हो सकता है, साइकिल हो सकता है, लेकिन दोनों ओपन नहीं हो सकता है, कम से कम एक को रिंग में रहना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज द रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड हुआ रिंग चेन आइसोमर, फर्स्ट एंड फोर हुआ, सेकेंड एंड थर्ड हुआ, सेकेंड एंड फोर हुआ, एंड थर्ड एंड फोर, ये सब हमारे क्या है जी, रिंग चेन आइसोमर है, राइट। अब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल रिंग चेन आइसोमर्स आर चेन आइसोमर, सभी रिंग चेन आइसोमर चेन आइसोमर होता है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, मींस यू कांट से कि ऑल चेन आइसोमर्स आर रिंग चेन आइसोमर, क्योंकि रिंग चेन आइसोमर होने के लिए एक रिंग का इन्वॉल्व होना जरूरी है, जबकि चेन आइसोमर में ऐसा नहीं है। चेन आइसोमर के सभी आइसोमर ओपन चेन हो सकता है, ओके जी। अब फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, नेम से क्लियर है। फंक्शनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा।
functional isomerism is that structure isomerism where isomers have same molecular formula with different functional groups. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है. एज फॉर एग्जाम्पल C3H6O एग्जाम्पल में पहले भी लिया था. इस मोलिकुलर फॉर्मूला का एक स्ट्रक्चर यह होगा CH3 CH2 COH एंड सेकेंड यह होगा CH3 CO CH3. ये दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है. फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने की वजह से दोनों ही कंपाउंड आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है. मींस फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर्स. फंक्शनल आइसोमर्स. अब पॉइंट यह है कि फंक्शनल आइसोमरिज्म किस किस टाइप के कंपाउंड के बीच में हो सकता है. तो क्लियर सी बात है कि फंक्शनल आइसोमरिज्म होने के लिए फंक्शनल ग्रुप को डिफर होना पड़ेगा लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला को सेम रहना पड़ेगा. इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला उनका अगर सेम है, उनका जनरल फॉर्मूला अगर सेम है तो उनके बीच में फंक्शनल आइसोमरिज्म हो सकता है. तो चलिए लिस्ट को देखते हैं. तो सबसे पहला हमारा है एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में फंक्शनल आइसोमरिज्म हो सकता है. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह COH मींस एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन डबल ऑक्सीजन रहता है और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन डबल ऑक्सीजन रहता है. तो जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग किसी कंपाउंड का अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है तो अल्केन से इसको कंपेयर करते हैं. हमारे अल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, ओनली कार्बन हाइड्रोजन रहता है, राइट. तो अगर किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में अगर एक पाई बॉन्ड है इसका मतलब हुआ कि उस कंपाउंड के जनरल फॉर्मूला में अल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम होगा, राइट. तो हो गया. तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होगा इसमें 2 हाइड्रोजन कम होगा CnH2n प्लस 2 अल्केन में होता है, अल्केन में होता है CnH2n प्लस 2 हाइड्रोजन होता है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा CnH2n. ये हो गया हाइड्रोजन. एक पाई बॉन्ड होने की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो गया अल्केन के रिस्पेक्ट में. लेकिन हमारे एल्डिहाइड के पास एक ऑक्सीजन भी है इसलिए साथ में ऑक्सीजन रखना होगा. तो यह जनरल फॉर्मूला हुआ एल्डिहाइड का. अब कीटोन का जनरल फॉर्मूला देखते हैं. तो कीटोन में भी सेम कहानी है, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है. तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा? सेम होगा CnH2n O. चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम रहता है इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का कीटोन एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है, राइट. अब इसके बाद दूसरा देखते हैं. सेकेंड कंपाउंड हमारा है वो है अल्कोहल एंड ईथर. अल्कोहल में भी हमारा OH रहता है इस तरीका से, OH लगा रहता है और ईथर में भी ऑक्सीजन रहता है मींस इस तरीका से. मींस अल्कोहल अगर एक छोटा सा अल्कोहल देखें अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल तो अल्कोहल में देखो इस तरह से है और ईथर में हमारा इस तरीका से है. तो आप देख रहे हो कि ना ही अल्कोहल में ना ही ईथर में, अल्कोहल ईथर किसी में भी पाई बॉन्ड नहीं होता है. इट मींस अल्कोहल और ईथर के जनरल फॉर्मूला में उतना ही हाइड्रोजन होगा जितना अल्केन में होता है. हाँ, प्लस यह होगा कि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन रहता है और ईथर में भी ऑक्सीजन रहता है. एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा बट हाइड्रोजन का नंबर सेम रहेगा. मींस जनरल फॉर्मूला हमारा जो होगा, जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का वो रहेगा CnH2n प्लस 2O और ईथर का भी सेम रहेगा जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O. इस तरीका से चूंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है तो दोनों एक दूसरे का आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है. अब तीसरा देखते हैं हम लोग. वो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें भी एक पाई बॉन्ड रहता है
और ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप में भी 1 पाई बॉन्ड रहता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों के जनरल फार्मूला में अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहता है, 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, CN H2N, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो O2 हो गया। उसी तरीका से ईस्टर के जनरल फॉर्मूला में एक पाई बॉन्ड है, तो यहां भी हाइड्रोजन का नंबर अल्केन के हाइड्रोजन से 2 कम होगा, CN H2N, और यहां भी 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 ऑक्सीजन और आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का जनरल फॉर्मूला सेम है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स अल्कोहल नहीं हो सकता है, कीटोन का फंक्शनल आइसोमर्स अल्कोहल और ईथर नहीं हो सकता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर नहीं हो सकता है। जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है वही लोग आपस में एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। ओके, मेटामेरिज्म, इस मेटामेरिज्म भी एक स्पेशल टाइप का हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। जिस तरीका से टॉटोमेरिज्म होता है उसी तरीका से अलग है, हालांकि टॉटोमेरिज्म अपने आप में बहुत डिफरेंट है। मेटामेरिज्म जो हमारा आइसोमेरिज्म का एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, फिर भी टॉपिक है तो हमें पढ़ना है। मेटामेरिज्म वही फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड शो कर सकता है जिसका फंक्शनल ग्रुप डाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट हो। डाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड ही मेटामेरिज्म शो कर सकता है। मेटामेरिज्म में होता क्या है कि डिफरेंट जो आइसोमर्स होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो कार्बन चेन रहता है वो अलग अलग रहता है। दिस इज द डिफरेंस। एज फॉर एग्जांपल, तो हमारे कॉमन पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है, डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, हमारे ईथर है, कीटोन है, ईथर है, कीटोन है, ईस्टर है और सेकेंडरी टर्शियरी एमीन है, ये सब में हमारा मेटामेरिज्म हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीका से मेटामेरिज्म होता है। जैसे हमारा ईथर है, ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो डाईवेलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे मेटामेरिज्म हो सकता है। मेटामेरिज्म में होता क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो रहता है उसके अराउंड जो कार्बन चेन रहता है वो अलग अलग आइसोमर में अलग अलग होता है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है। अब मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन की एक साइड 1 कार्बन हो गया, इस साइड 3 कार्बन हो गया, मींस कार्बन चेन बदल गया, इसलिए दोनों ही आइसोमर एक दूसरे का मेटामर्स कहलाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स, राइट। उसी तरीका से हम लोग कीटोन लेते हैं, अब यहाँ पे इस कीटोन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, इसके दोनों साइड जो कार्बन चेन है उसमें 2 कार्बन है। अब मैं इसको इस तरह से लिख दूं CH3 CO CH2 CH2 CH3। यहाँ पे आप देख रहे हो इस साइड 1 कार्बन हो गया, इस साइड 3 कार्बन हो गया, मींस फंक्शनल ग्रुप का अराउंड जो कार्बन चेन है वो बदल गया। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में मेटामर कहलाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स। ओके जी, तो इस तरीका से मेटामेरिज्म होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो मेटामर्स होते हैं इनके बीच का रिलेशन एक और हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टर्म्स में मतलब रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, ईथर का पीसी का सिलेक्ट होता है, ईथर में जो अल्काइल बड़ा रहता है वो पीसी के तौर पे सिलेक्ट होता है, तो यहाँ पे दोनों अल्काइल इक्वल लेंथ का है तो किसी को पीसी मान सकते हो। तो इसके पीसी में 2 कार्बन है, इसके पीसी में 3 कार्बन है, पीसी बदल गया, पेरेंट चेन बदल गया। मैं बताया हूं कि जब पेरेंट चेन बदल जाए तो आपस में क्या कहलाता है, चेन आइसोमर कहलाता है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आपस में मेटामर्स के साथ साथ चेन आइसोमर भी है। फर्स्ट एंड सेकंड आर चेन आइसोमर्स आल्सो। ओके, यहां पे आइए,
इसके पीसी में कितना कार्बन है, क्योंकि कीटोन के पीसी सिलेक्शन में फंक्शनल ग्रुप को पीसी में इंक्लूड करते हैं, तो इसके पीसी में 5 कार्बन है और इसके पीसी में भी 5 कार्बन है, मींस पीसी सेम हो गया। पीसी जब सेम हो गया तो चेन आइसोमर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पोजीशन पे और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 2 पोजीशन पे है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होने की वजह से ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर्स आल्सो। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि आपके मेटामर्स चेन आइसोमर भी हो जा रहा है और आपका मेटामर पोजीशन आइसोमर भी हो जा रहा है। इसलिए मेटामरिज्म बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन फिर भी टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट शो टॉटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग show tautomerism, sorry metamerism, can't show metamerism. merism. Option A, option B, option C, एंड ऑप्शन डी नन। तो क्या होगा आपका आंसर? तो देखो जी, ये तो शो करेगा क्योंकि अभी 2 2 कार्बन है, एक में कर सकते हो क्या, एक तरफ 3 कर सकते हो, एक कर सकते हो, अभी नहीं दिखाए हो यही। सी भी कर सकता है क्योंकि एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन है, दोनों तरफ 2 2 कार्बन का चेन कर सकते हो। लेकिन बी नहीं कर सकता है क्योंकि एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, इसको चेंज करके क्या करोगे, फिर एक तरफ 1 एक तरफ 2 हो जाएगा। इसलिए बी हमारा मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। इस तरीका से मेटामेरिज्म का जो क्वेश्चन है उसको बना सकते हो। और ये हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पे जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हो तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक बहुत कम आप सब करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। और दूसरे को शेयर कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाइए, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।